हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं नमन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल, जिसका मैंने पार्ट 1 बना दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। तो गाइज, हम समझते हैं सेल के पार्ट। सेल का फर्स्ट पार्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब उससे सेल सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं? सेमी मतलब कुछ, परमिएबल मतलब परमिट करना, अलाउ करना या फिर परमिशन देना किसी को अंदर आने की। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है। जैसे अगर इसे चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर इसे, तो अगर ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन लेकर, यहाँ से ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन लेकर, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन लेकर अंदर आ जाएगा तो ये एक रास्ता बना देगा इसको अंदर जाने से। बोलेगा कि तू भाई आ जा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल चीज़ें जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीजन के अलावा हार्मफुल चीज़ें जाएगा, हार्मफुल चीज़ें, तो ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, इसे जाने से रोक देगा। बोलेगा कि तू बाहर ही रुक। अब देखिए, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये अलो करता है ओनली नेसेसरी चीज़ को अंदर आने से। और ये हमारे बॉडी को शेप, साइज, मतलब हमारे बॉडी को नहीं, सेल को शेप देता है। ये सेल को शेप देता है और इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्रोटीन का कोष्ठ बना हुआ रहता है। इसी के अंदर सारे न्यूक्लियस, लाइसोसोम और इसी के अंदर एक सेमी फ्लूइड भी रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये ऑस्मोस करता है, ये ऑस्मोस करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं जाने दिया, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन को अंदर जाने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना, ये सब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। अब बोलिएगा ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए ये एक पानी का पूरा फुल ग्लास है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिए। ये बीच में एक 2 ग्लास है ये, और यहाँ एक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एक में पूरा फुल पानी भरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ पानी जाएगा। ये बीच में एक रास्ता है पानी जाने का, तो कहाँ से कहाँ पानी जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, इस साइड से इस साइड पानी जाएगा, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई होता है। ये अपने ही काइनेटिक एनर्जी से पास करता है, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई होता है। इस कहने का मतलब ये हम खुद से प्रेशर इसमें नहीं लगाते, ये अपने आप ही होता है। ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जाता है। ऑस्मोसिस भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, तो ये परमिट करता है ओनली नेसेसरी थिंग टू इंटर इन द सेल। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। और जैसे ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल, शुगर को अगर हम टी में घोल दे तो पूरा कुछ देर बाद घुल जाएगा। तो वही हो गया ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। तो यही ऑस्मोसिस हुआ, ऑक्सीजन को अंदर आने देना, नेसेसरी थिंग्स को अंदर आने देना, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अंदर आने देना, इसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो यही, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो जैसे मान लीजिए 2 सेल है, ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो पहली बात ये हार्मफुल चीज़ भी आती और हमें नुकसान होता। हार्मफुल चीज़ इसके अंदर इंटर करके हमारे न्यूक्लियस को ख़राब कर सकती है। आगे न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, और ये दूसरी बात, 2 सेल है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है टिश्यू, तो 2 सेल है। तो ये 2 सेल अगर मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ल्यूकोप्लाज्म सब एक साथ मिल जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा ये एक सेल है कि ये एक सेल है। इसीलिए ये हेल्प करता है हमें डिवीज़न करने में। और ये जो मेम्ब्रेन होता है प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ये शेप एंड सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमें शेप देता है और सेफ्टी देता है। और अब समझेंगे हम सेल वॉल क्या होता है। ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, तो वहीं सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। देखिए,
ये हुआ एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ भी एक मेम्ब्रेन होता है, ये प्लांट में ही सिर्फ होता है, सेल वॉल। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा सेल वॉल और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। सीएम लिख दिए हैं सेल मेम्ब्रेन, ये रहा सेल वॉल। तो इसमें प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो सेल वॉल जो होता है उसे प्रोटेक्शन सेफ्टी देता है, सेफ देता है उसे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है प्लांट सेल में। और ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ये सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, इसलिए इसी प्लांट में ही रहता है सेल वॉल। तो देखिए ये शेप देता है, साइज देता है। और आगे हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ये तो हो गई सेल के आउटर स्ट्रक्चर की बात। देखिए ये मेम्ब्रेन है, मैंने मेम्ब्रेन बता दिया था क्या होता है। देखिए उसके बाद उसके पार्ट्स को देखते हैं, यानी कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स रहते हैं उसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, और भी पार्ट्स मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड ऑल्टमैन ने फाइंड किया था, इसके खोज किया था रिचर्ड ऑल्टमैन। अब देखिए ये क्या होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस भी होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनता है हमारा ग्लूकोज, जिससे एनर्जी बनता है, पावर बनता है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं। तो देखिए कैसे ये पावर का फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी में। जब हीमोग्लोबिन को, मतलब रिस्पिरेशन सिस्टम में मैं बता दूंगा, जब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को पकड़ता है और लेकर जाकर दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। हमारे पूरा बॉडी में सेल है, पूरे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ले तू भी ले, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इसमें एक चैन रिएक्शन चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चैन रिएक्शन होता है। उस चैन रिएक्शन का नाम है क्रैब साइकिल। इसे क्रैब नामक विद्वान ने, क्रैब नामक साइंटिस्ट ने फाउंड किया था ये साइकिल को, ये चैन रिएक्शन को, इसीलिए उसी के नाम पर पड़ गया क्रैब साइकिल। तो उसके अंदर क्रैब साइकिल चलता है, उससे बनता है एटीपी। 38 एटीए मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज यानी कि पावर। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा है, मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा इसके डिटेल्स में बता दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। अब देखिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया कि ले लेता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कि तू इधर आ, पकड़ के ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है सेल में, तू भी ले, सब पूरे सेल में बॉडी में बांट देता है, तू भी ले। और माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल चलाता है। क्रैब साइकिल के दौरान तुझे मिलता है एटीपी और 38 एटीए मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज यानी पावर, एनर्जी बनाता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। तो देखिए आप एक हिसाब से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी सेल होंगे, यहाँ पे भी सेल होंगे, पैर में भी सेल होंगे, हमारे पूरे शरीर में सेल है, तो पूरा जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यस, पूरा जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पूरा जगह एनर्जी बन रहा होगा। हाँ, पूरा जगह एनर्जी बन रहा होगा। जब पूरा जगह एनर्जी बन रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे जीव में पूरा एनर्जी की ज़रूरत है, तो कोई ऐसा आदमी चाहिए ना जो पूरा शरीर का एनर्जी लेकर हमारे जीव में दे, ताकि मेरा जीव स्पोक कर पाए। तो उसके लिए वो जो मतलब ऐसा आदमी जो पूरे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया से, पूरे बॉडी के सेल से हमारे मतलब मुझे जीभ में काम है, हाथ में काम है, तो जिसको मतलब जो दौड़ रहा है यानी जो रनर है उसको उसके पैर में काम है, तो पूरा शरीर से उसका पैर में जो एनर्जी देता है वो एक सेल का पार्ट होता है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पैर में भी एनर्जी होगा, पूरे बॉडी से एनर्जी लाकर मेरे जीभ में रख दिया, उस चीज़ को बोलते हैं गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी ऑपरेटर्स। इसका फाइंड किया था कैमिनो गोल्जी ने, इसीलिए उसके नाम पे पड़ गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर। ये क्या करता है, पूरे बॉडी में बैलेंस बना के रखता है हमारे एनर्जी को। एनर्जी फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी का बैलेंस कौन बना के रखता है,
गोल्जी बॉडी। अब ये आई वैक्यूल्स की बात। वैक्यूल्स क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी में 65%, कहीं कहीं 70% हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है। वो जैसे मान लीजिए 1 कुंटल का आदमी है, तो 1 कुंटल का आदमी है तो उसके पेट में इतना सारा 65% वाटर कहाँ से हट जाएगा? वो वाटर उसके पेट में नहीं हटेगा, उसके सेल के वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहता है। उसके सेल के वैक्यूल्स के अंदर वो पूरा वाटर स्टोर रहता है। पूरे बॉडी में सेल्स है, तो पूरे बॉडी के सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, उसके अंदर ये वाटर स्टोर रहता है। 65%, 70% आपके बुक में जो भी दिया हो, पर मैंने यहाँ 65% लिख दिया है। तो 65% वाटर उसके पेट में स्टोर नहीं होकर उसके सेल के वैक्यूल्स में स्टोर होता है। अब आई सेंट्रोसोम की बात। देखिए, मैंने सेल थ्योरी में बता दिया था, सेल अराइज फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी पहले से जो सेल होगा उसी के डिवीजन से, जैसे एक सेल है, इसके डिवीजन से 2 सेल बन जाएगा। जैसे एक सेल खत्म हो गया तो वहीं से दूसरा सेल है उसके बगल में, तो वो सेल उसकी जगह वो सेल आधा डिवाइड हो जाएगा और बाद में कुछ देर बाद जाकर वो पूरा हो जाएगा। मतलब आधा डिवाइड होगा तो उसका आधा पार्ट इस साइड, आधा पार्ट इस साइड, लेकिन फिर बाद में कुछ देर बाद वो पूरा ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब पूरा एक बन जाएगा। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल है उसी से 2 सेल बन गया। तो ये काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को किसने फाइंड किया? बोबरी नामक साइंटिस्ट ने। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो डिवीजन होता है वो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम एक सेल का पार्ट है। देखिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन था, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक दीवार होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को गोल्जी बॉडी से, वैक्यूल से अलग करके रखता है। उस दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। जैसे ये मैंने दीवार बना दिया है गोल करके, उस दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। गोल्जी बॉडी समझ में आ गया, बैलेंस मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस उसको कहते हैं, पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है। वैक्यूल्स यानी 65%। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मतलब गोल्जी बॉडी नहीं होता तो मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो जीभ है वो चलते रहता और रुक जाता, धीरे धीरे चलने लगता, तो मैं करने लगता। तो इसीलिए ये गोल्जी बॉडी उसको बैलेंस मेंटेन करके रखता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से 2 टुकड़ों में बच के, प्री एग्जिस्टिंग सेल के पास जो पहले से एग्जिस्ट है उसके पास सेंट्रोसोम होगा, वो डिवाइड करके दूसरे जो मरे हुए सेल का भी जगह कवर कर लेगा। तो ये होता है सेंट्रोसोम। अब आगे समझते हैं। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं सेल का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम ER लिखते हैं शॉर्ट में हम इसको। इसके वर्क क्या होते हैं अब हम समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भी कुछ वर्क थे, ये बिना काम के नहीं है, इसके भी कुछ वर्क। तो देखिए, इसका वर्क क्या होता है। ये जो होता है ना सेल, अगर हम सेल लेते तो अगर उसे कोई स्केलेटन सिस्टम, मतलब स्केलेटन जैसा ये काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे घर में पिलर होता है, एक पिलर तो आपने देखा होगा, घर में पिलर चाहिए हमें, घर को एकदम अच्छा, मतलब घर को फाउंडेशन रखने के लिए, घर की नींव रखते हैं हम पिलर से, पिलर लेते हैं हम घर को बनाने के लिए। उसी तरह पिलर की तरह ही सेल में यूज होता है, पिलर की तरह ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को स्ट्रक्चर देता है। इस सेल का स्केलेटन सिस्टम की तरह काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो हमारा सेल इतना छोटा तो है ही, हमें माइक्रोस्कोप से भी वो उसका पार्ट्स ठीक से ढंग से नहीं दिखता, क्योंकि वो चपटा होता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो देखते हैं घर को पिलर छत को उठा के रखता है, उस तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसको चपटा होने नहीं देता है, सेल को थोड़ा फूल कर रखता है सेल को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेटवर्क सिस्टम भी बोलते हैं। उसका काम है साइटोप्लाज्म का एक चैनल बनाना। मतलब साइटोप्लाज्म को वो डिवाइड करके उसका चैनल बनाता है, वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके उसका चैनल बनाता है। इसका एक और काम होता है, वो मदद करता है हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सेल का
जो सब्सटेंस होता है, कुछ नीडेड सब्सटेंस, वो पहुंचाने में मदद करता है, मतलब डिवाइड करता है वो साइटोप्लाज्म को। तो डिवाइड करके वो चैनल बनाता है ताकि वो ज़रूरी सामान, ज़रूरी सब्सटेंस वो सेल के अंदर पार्ट्स तक पहुंच सके। जैसे कार्बन ऑक्सीजन पहुंचना है हमको सेल के अंदर, तो वहीं ये बना कर रखता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का भी, दोनों पार्ट्स का काम है। ये फैटी एसिड भी बनाने में मदद करता है, प्रोटीन भी थोड़ा मोड़ा बनाने में मदद करता है। लेकिन सेल में हम लोग का प्रोटीन जो है वो राइबोसोम ही बनाता है। राइबोसोम भी एक सेल का पार्ट है। जब मैं पढ़ाऊँगा वो इसी वीडियो में, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो देखिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इसका 2 पार्ट्स है। एक सॉफ्ट ER, इन शॉर्ट SER, शॉर्ट में इसको हम SER भी बोल सकते हैं। उसके नीचे रफ ER, RER भी बोल सकते हैं इसको इन शॉर्ट में। सॉफ्ट ER, सॉफ्ट मतलब स्मूथ ER, सॉरी स्मूथ ER, स्मूथ ER का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, स्मूथ है मतलब उसमें फैट होगा, उसमें थोड़ा फैट होगा तभी तो स्मूथ है वो। रफ ER वो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ ER फैटी एसिड बनाता है, क्योंकि वो स्मूथ है इसीलिए वो फैट होगा उसमें, तो वो फैटी एसिड बनाता है। और रफ ER वो रफ होता है तो वो प्रोटीन बनाता है, उसमें राइबोसोम रहता है। लेकिन रियल में बनाता है हमारा प्रोटीन राइबोसोम ही सेल में, मैं बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप उसका डायग्राम, रफ ER, स्मूथ ER, मैंने लेबल भी कर दिया है यहाँ पर। दिखा दीजिए कैमरामैन जूम करके, तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं राइबोसोम न्यूक्लियस। इसीलिए मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज अब हम समझते हैं राइबोसोम। उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ राइबोसोम। अब देखिए अब हम समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इस नाम से आपको पता लग गया होगा कि राइबोसोम होता क्या है आखिर में। प्रोटीन का सिंथेटिक करता है, प्रोटीन को बनाता है। इसे फाउंड किया था किसने? प्लाइडे ने। इसका फुल नेम जॉर्ज E. प्लाइडे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये राइबोसोम यहाँ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं समझा चुका था, उसमें भी राइबोसोम थोड़ा सा होता है। वो प्रोटीन, उसका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। तो ये राइबोसोम फुल्ली प्रोटीन बनाता है हम लोग के पूरा बॉडी में। उसमें RNA भी हेल्प करता है, जो मैं आपको DNA RNA वाले वीडियो में बता चुका था। इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा। अगर आपको DNA RNA के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे समझते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम आ रहा होगा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है आखिर में? देखिए, हम किसी भी सेल को लेकर और उसका साइज शेप देखकर उसको पता नहीं लगा सकते कि ये सेल बड़ा होगा, ये सेल छोटा होगा। सेल को बताने के लिए हमें देखना होगा कि उसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यानी वो, जैसे हम कोई फ्लूइड लेते हैं, उसमें उस सेल को डालते हैं, 2 सेल को डालते हैं कंपेयर करने के लिए, और जो सेल पहले गिर गया वो सेल बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 70S वाला प्रोकैरियोटिक होता है, छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। 80S वाला राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये 80S वाला राइबोसोम बड़ा होता है। तो देखिए अब लाइसोसोम क्या होता है। जैसे देखिए, जब मैंने यहाँ पर मारा तो यहाँ पे मेरा बहुत सारा सेल मर गया होगा। जब मर जाएगा तो अगर उसे कोई ख़त्म करने वाला ना रहे तो वहीं पर सड़ गल जाएगा हमारे बॉडी में। वहाँ पे कुछ अजीब टाइप का हो जाएगा, वो सड़ गल जाएगा, कुछ अजीब टाइप का कर देगा। इसीलिए उस सड़े गले को हटाने के लिए काम में आता है हमारा राइबोसोम। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से एक एंजाइम निकलता है। जब पूरा सेल का पूरा पार्ट मर जाता है, जब सेल पूरा मर जाता है तो लाइसोसोम बचता है। लाइसोसोम उस सेल के पूरे पार्ट पे, अपने ही सेल के पार्ट पे हाइड्रोलोटिक एंजाइम छिड़क कर उसे पूरा जला देता है। जैसे यहाँ पे मेरा सेल मर गया था, लाइसोसोम पूरा उसे जला दिया। उसके अगल बगल वाले सेल से सेंट्रोसोम ने डिवीज़न करके उस जगह को, खाली जगह को भर दिया। तो यही होता है लाइसोसोम का काम, कि वो ये सुसाइड बैग होता है, वो हाइड्रोलोटिक एंजाइम छोड़कर उसे पूरा डिकम्पोज कर देता है,
यानी कि उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये आरबीसी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। तो आप सोच रहे हो कि लाइसोसोम जब नहीं होता है तो उसे सराहने गनाने का काम क्या करता है, कौन करता है? हमारे पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन होता है, वहीं पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जाकर वहीं पे मर जाता है और वहीं से फॉर्मेशन होता है। तो वहीं स्प्लीन हमारे आरबीसी के लिए लाइसोसोम का काम करता है। और यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा सिलियन फ्लैजेला। आप सोच रहे हो सिलियन फ्लैजेला क्या है? अब जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन पे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो जो छोटे हेयर होते हैं वो सीलिया होते हैं, जो बड़े हेयर होते हैं वो फ्लैजेला होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों का काम क्या है? तो देखिए, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इन दोनों का काम है सेल को मोशन देना, यानी सेल को मोशन देना, सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करना। और जैसे कोई भी अगल बगल डेड सेल में अगर कोई लिक्विड में मतलब फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स रहे तो वो इस न्यूट्रिशन को सक करके अपने सेल में वो इंसर्ट कर लेता है। इसका वही काम रहता है, वो दूसरे सेल में से लिक्विड में फ्लूइड में न्यूट्रिशन चूज कर अपने सेल में रख लेता है। यही इसका काम रहता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो चलिए हम आगे वीडियो में समझते हैं। ये आगे वाले वीडियो में हम समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो गाइज, आपने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स ये सब समझ लिया होगा। तो आप जानते हैं इन सब को कंट्रोल कौन करता है? जैसे हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को हमारा माइंड कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह इन सब के फंक्शंस को प्रोटेक्ट कर मतलब कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। इसीलिए इसे कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं सेल का। इसे फाउंड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। और यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, प्लांट में न्यूक्लियस साइड में होता है थोड़ा। तो चलिए आप इस सब के बारे में डीपली समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा छोटा गोला गोला क्या है, उसके बाद में ये बॉक्सेस टाइप का क्या है। चलिए उस सबको समझते हैं डीप। तो गाइस देखिए, अब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, उसी तरह न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होता है। जैसे ब्रेन को भी प्रोटेक्शन चाहिए तो स्कल होता है, हेयर होता है, मेनिंजॉइट होता है, उसी तरह हमें न्यूक्लियस को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। आउटर इन्वेलप, इनर एनवेलप, ये दो टाइप का होता है, एक आउटर एक इनर। देख सकते हैं आप ये इतना मोटा स्ट्रक्चर जो बॉक्स के टाइप का दिख रहा है वही है इन्वेलप। ये आउटर इन्वेलप, ये इनर इन्वेलप। अब हम समझते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है? आप देख सकते हैं ये दो इन्वेलप है, इसके बीच में एक छोटा सा गैपिंग है। ये गैपिंग क्यों है? जब हमें मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से हमें मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर करने देता है नेसेसरी थिंग्स को अपने अंदर सेल के अंदर, तो उसी तरह ये न्यूक्लियर इन्वेलप बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उससे अंदर नहीं आ सकता है कोई भी नेसेसरी थिंग्स। इसीलिए उसके बगल में पोर्स होता है, ताकि वो जब राइसोसोम बनाए तो वो राइसोसोम को बाहर भेजने का काम करे। मतलब अपने अंदर से बाहर भेजने का काम करने के लिए वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि वो नेसेसरी थिंग्स बाहर जा सके, नेसेसरी थिंग्स अंदर आ सके और हार्मफुल थिंग्स बाहर जा सके। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इसी वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा, पर अभी के लिए समझ जाइए। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसी के अंदर हमारा मतलब पूरा न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए, आप देख रहे हैं
आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो गोल है, ये छोटे छोटा जो गोला स्ट्रक्चर है, ये है राइसोसोम। हमारा राइसोसोम है ये, गोला गोला छोटा छोटा स्ट्रक्चर राइसोसोम है। और ये जो अंदर दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन क्या होता है, मैंने डीएनए आरएनए वाले फुल डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको ये क्रोमोसोम नहीं समझ में आया तो इस वीडियो में। पर मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये क्रोमेटिन होता है, सेल डिवीजन के टाइम में यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाता है। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने संख्या में होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल ऑफ ह्यूमन, 23 पेयर्स, यानी 23 पेयर्स के हमारे अंदर होते हैं। ये हमेशा पेयर में रहते हैं। ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, ये हमेशा पेयर में रहते हैं, इधर एक क्रोमोसोम इधर दो क्रोमोसोम। मेल में इसकी संख्या 44 + 2, वो जो 2 होता है वो ऑलोसोम होता है और 44 ऑटोसोम होता है। डीएनए आरएनए वाले वीडियो में ये ऑटोसोम ऑलोसोम क्या होता है मैं बता दूंगा, बता दिया हूँ। 44 हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ये हमारा जेंडर डिसाइड करता है। तो ये डीएनए आरएनए जीन वाले वीडियो में मैं पूरा बता रखा है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर। अब न्यूक्लियो लॉस क्या होता है, न्यूक्लियो लॉस यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको न्यूक्लियो लॉस दिख रहा होगा। इसी के अंदर हमारा राइसोसोम बनता है। ये जो गोला गोला दिख रहा है इस पोर्स से बाहर आया है। ये जो यहाँ पे पोर्स था छोटा सा न्यूक्लियर पोर्स, जो मैंने बताया था कि इसी से बाहर अंदर आ जा सकते हैं, नेसेसरी थिंग्स या हार्मफुल थिंग्स बाहर अंदर कर सकते हैं। तो इसी से बनता है न्यूक्लियर लॉस में ही आरएनए जो होता है, आरआरएनए, वो राइबोसोम क्रिएट करता है। आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए, वो मैंने डीएनए आरएनए वाले वीडियो में बता रखा है। तो आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए, इसी के अंदर राइबोसोम फॉर्म होता है न्यूक्लियर लॉस के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड क्रोमोसोम, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इसमें। क्रोमेटिन क्या होता है, जब ये पूरा एक्स टाइप का नहीं बना हुआ रहता है, जैसे अगर हमारे बॉडी में रहेगा वो क्रोमोसोम, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उलझा हुआ स्ट्रक्चर रहेगा। वहीं जब वो सेल डिवीज़न होगा हमारा बॉडी में, तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा, वो क्रोमेटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बन जाएगा। आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आया हो। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं वो समझते हैं। उसके बाद एक लास्ट प्लास्टॉइड, तो चलिए वो समझते हैं। उससे पहले ये जो है ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER। ये जो है गोला गोला वो राइबोसोम है। राइबोसोम न्यूक्लियर लॉस में फॉर्म होता है। ये पोर्स है, ये इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप। तो चलिए वो हम अब ये प्रोटोप्लाज्म देखते हैं। तो गाइस हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये सेल के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल, यानी किस में कितना पार्ट्स रहेगा, किस में कितना पार्ट नहीं रहेगा, उसके बेसिस पर दो टाइप में बांटा गया सेल को, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक बहुत स्मॉल सेल होता है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, अभी बिगनिंग स्टेज पे होता है। मतलब उसका सेल जो होता है उसे अगर स्मॉल क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम सेल को देखते हैं तो उसके लिए बहुत पावर वाला जूमिंग माइक्रोस्कोप चाहिए हमें देखने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल को। और यूकैरियोटिक सेल को देखने के लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप से चल जाएगा, अच्छा खासा माइक्रोस्कोप होना चाहिए इसका, क्योंकि इसका सेल यूकैरियोटिक का सेल बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक के सेल में इन्वेलप नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर के ऊपर इन्वेलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर के ऊपर इन्वेलप होता है, यानी मेम्ब्रेन होता है। अब ये इन्वेलप देखिए क्या हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है न्यूक्लियस के इन के चारों तरफ, वो इन्वेलप होता है जो न्यूक्लियस को और भी अदर पार्ट से मिलने से रोकता है, सेपरेट करके रखता है न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस को अलग बांट के रखता है, वो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप।
इसमें इनवेलप ही नहीं है, इसका न्यूक्लियस दूसरे पार्ट्स के साथ मिल रहा है, सेपरेट नहीं है। जूम करने के बाद न्यूक्लियस इधर रहेगा, उसके पार्ट्स उसके साथ में रहेंगे। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली फंक्शनल इन्वेलप होता है और न्यूक्लियस सेपरेट होता है। अब ये जो है मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें रिस्पिरेशन साइटोप्लाज्म से होता है। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, मैंने बताया था इसी वीडियो में कि साइटोप्लाज्म मतलब सेल में जो प्लाज्मा पाया जाता है, सेल में जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो अपने साइटोप्लाज्म से ही सांस ले लेते हैं। लेकिन हमारे सेल में एनर्जी मतलब साइटोप्लाज्म से ही बना लेते हैं। लेकिन हम यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए स्पेशल फंक्शनिंग, एनर्जी बनाने के लिए स्पेशल फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग का ये बनता है एनर्जी और राइसोसोम, इनमें से 70S का होता है, यानी स्मॉल राइसोसोम होता है। हम लोग में बिग राइसोसोम होता है। हम लोग में उन लोग का साइज भी थोड़ा हम लोग के मुकाबले छोटा होता है, यानी यूकैरियोटिक के मुकाबले उन लोग का प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है उनका साइज, और हमारा साइज 6 to 100 माइक्रोमीटर। आप कमेंट में बताइएगा हम कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। हम प्रोकैरियोटिक है क्योंकि हमारा फुल्ली फंक्शनल, फुल्ली डेवलप्ड माइक्रो न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया से हम सांस लेते हैं, ना कि साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से ब्रुगलिन, अल्गी और भी कुछ, हम दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। चलिए वो सिमिलरिटी को देखते हैं। सिलियन फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक में भी सिलियन फ्लैजेला है, यूकैरियोटिक में भी सिलियन फ्लैजेला है। डीएनए और साइटोप्लाज्म, इनमें भी साइटोप्लाज्म है, हम में भी साइटोप्लाज्म है। डीएनए यानी कि न्यूक्लियस मटेरियल्स, न्यूक्लियस मटेरियल यानी डीएनए इनमें भी है, हमारे में भी है, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में है। डीएनए, साइटोप्लाज्म ये सब दोनों में है। फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं, यूकैरियोटिक के प्लांट करते हैं, एनिमल नहीं, दोनों करते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक भी करते हैं, यूकैरियोटिक भी करते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के बस प्लांट्स करते हैं, एनिमल नहीं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में। सेल वॉल भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के बस प्लांट वाले पार्ट में ही होते हैं, एनिमल वाले पार्ट में नहीं होते हैं। और ये देखिए सेल वॉल हमारे में बना रहता है सेलुलोज का, यानी प्लांट सेल में सेलुलोज का बना रहता है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज का बना रहता है सेल वॉल। वहीं सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में पिप्टोग्लाइसिन का बना हुआ रहता है। और राइबोसोम मैंने बताया था सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के हिसाब से वहीं बड़ा रहता है, जो सेल को हम डालते हैं फ्लूइड के अंदर और तब उसको दोनों सेल को गिरा कर देखते हैं, जो पहले गिर गया वो बड़ा है। तो यानी कि 70S वाला 70S छोटा है, 80S बड़ा है। और इनका साइज भी अलग रहता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का रहता है प्रोकैरियोटिक का, और 6 to 100 माइक्रोमीटर का रहता है यूकैरियोटिक का। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कुछ जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, पर यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। अब इसे याद करने का एक ट्रिक, बोलते हैं ना यू स्टैंड अप बोलते हैं ना, तो यू से तब हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोकैरियोटिक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या क्या नहीं रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं रहता है, गोल्जी बॉडी इनमें नहीं रहता है, सेंट्रोसोम इनमें नहीं रहता है, लाइसोसोम इनमें नहीं रहता है। तो चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज हम समझते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। मैंने उसी टाइम से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहा था। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। प्रोटोप्लाज्म के 2 टाइप है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरा प्रोटोप्लाज्म किसने खोजा था? प्रुकेंजे नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। सेल के अंदर जो
सेमी फ्लूइड यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें 90% वाटर होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये है हमारा साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। उसी में हमारे सेल और गिलेल्स रहते हैं यानी कि सेल के पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पर सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब यहाँ पर सेल के पार्ट्स रहते हैं यहाँ पर। और जो भी रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, यानी जैसे क्रैब साइकिल, ये सब रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें, हमारे सेल को। जैसे मान लीजिए एक बैग में बहुत सारा बर्तन रख दिए, जैसे मान लीजिए एक बैग में बहुत सारा बर्तन रख दिए और वहीं बैग हम टांग कर लेकर जा रहे हैं कहीं, तो उसमें से आवाज़ आएगा, एक से दूसरा बर्तन टकराएगा, आवाज़ आएगा उसमें। वहीं उसके सेपरेट करने के लिए एक बर्तन आगे वाली चेन में, एक बर्तन पीछे वाली चेन में, और उसके बीच में चारों बगल हमने कार्टून के कुछ पीसेस भर दिए, तो अब उसमें आवाज़ नहीं निकलेगी। इसी तरह ये सेमी फ्लूइड काम करता है हमारे सेल में भी। सेल में ऐसा ही काम करता है कि वो सेल को प्रोटेक्शन देता है थोड़ा सा, और चैन भी बनाता है। साइटोप्लाज्म, सेल, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म, जो प्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म। उसमें 90% वाटर होता है, बाकी सब कुछ और सब्सटेंस होता है जो इसको जेली लाइक स्ट्रक्चर देता है, जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है। अब समझते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। जो प्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो प्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये प्लाज्म भी न्यूक्लियोलॉस जो मैंने बताया था इसी वीडियो में, नहीं देखा तो भाई देख के आ जाओ, स्किप मत करो, इसीलिए बोलता हूँ। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म ये हुआ जो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो चलिए एक लास्ट प्लास्टोइड क्या होता है वो हम समझ लेते हैं डीपली। प्लास्टाइड सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टाइड सेल में पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसका काम जो लीफ और ब्रांच में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है? मेकिंग फूड में काम होता है इसका। ये लीफ और ब्रांच में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो यानी क्लोरोफिल जो हमें फूड बनाने में मदद करता है प्लांट्स को, तो वो कहाँ पाया जाता है? फूड किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? लीफ को। लीफ में पाया जाता है वो, और ब्रांच में पाया जाता है वो। ल्यूकोप्लास्ट स्टीम रूट में पाया जाता है, फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है वो। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो जैसे एप्पल देख रहे हैं, एप्पल का लाल कलर जो होता है ऊपर से, और फिर जैसे कोई फ्रूट का येलो कलर होगा, कोई फ्रूट का ग्रीन कलर होगा। आप सोच सकते हैं वो ग्रीन कलर कहाँ से आता है? प्लांट में ग्रीन कलर होता है, वो तो हम समझ सकते हैं कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है इसलिए उसका कलर ग्रीन है। इन फ्रूट का कलर ग्रीन, रेड, येलो क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट उसे कलर दे देता है, सेल में होता है वो कलर दे देता है। आप समझ सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और ऐसे ही वीडियो हम डालते हैं इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। हमारा पूरा सेल चैप्टर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।